हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आप लोग को ज्ञात ही होगा साथियों, आधुनिक काल में हम लोग हिंदी साहित्य में हम लोग भारतेंदु युग को देख चुके हैं। आज हम लोग द्विवेदी युग से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग के बारे में कुछ तथ्य। आप लोग जानते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना आप लोग देखेंगे हमारे साथ, और जितने भी प्रश्न आएंगे उस सबको हम लोग शामिल करते हुए हल करेंगे। जैसे द्विवेदी युग में प्रमुख कवि कौन कौन है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके करण पे पड़ा? यह नाम पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किनके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। प्रमुख कवि कौन है इसके? मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। ये दोनों लोग बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट यानी कि अहम भूमिका निभाते हैं द्विवेदी युग में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग देखेंगे हम लोग इसमें मैथिली शरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, श्रीधर पाठक जी को हम लोग देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, और रामचरित उपाध्याय जी को हम लोग देखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी को देखेंगे, सियाराम शरण गुप्त जी को देखेंगे, और लोचन प्रसाद पांडे जी को देखेंगे। द्विवेदी युग कब से कब तक चला? आप लोग जानते हैं पिछला जो है भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक चला, और यह जो है 1900 से 1918 तक चला। कब? 1918 तक, याद रखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। अगला है, हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। द्विवेदी युग में पहला प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? पहला ऑप्शन जगत सच्चाई सार नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर सुषमा नहीं है, या तीसरा ऑप्शन है भारत गीत नहीं है, या चौथा ऑप्शन है गंगा अवतरण नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। कौन एक नहीं है? गंगा अवतरण नहीं है। तो फिर यह रचना किनकी है? यह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किनकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की यह रचना है, याद रखिएगा। ये ब्रज भाषा के आधुनिक काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और बाकी कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार और भारत गीत, यह किनकी रचना है? यह श्रीधर पाठक की है, कि याद रखिएगा श्रीधर पाठक की है। कौन कौन? बार बार कहने से याद होगा। एक है जगत सच्चाई सार, दूसरी है भारत गीत, तीसरी है कश्मीर सुषमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यही पूछा है, दोनों में दो ठो दिया है कथन, पूछा है कौन कथन सही है। पहला है, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता होता क्या है? इतिवृत्तात्मकता होता है कि किसी घटना चाहे कहानी को पूरे क्रमवार विवरण दिया जाए, इसी को इतिवृत्तात्मक कहते हैं। इति का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी पूरी डीपली ब्रीफली किया जाए उसको। यह द्विवेदी युगीन की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा। यह भी बिल्कुल सही बात है। देश प्रेम के बारे में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग सब में बताया गया है। आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या है? एक, अपने देश प्रेम को जगाना। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही। और भी विशेषता बहुत सारी द्विवेदी युग की है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। द्विवेदी युग की विशेषता एक तो है देशभक्ति, दूसरा है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, यह तो सभी काल में है। तीसरा है इसकी विशेषता है कि वर्णन प्रधान कविताएं इसमें रची गई हैं। चौथा है कि मानव प्रेम है इसमें जगाया गया है। पांचवा है प्रकृति चित्रण किया गया है, और छठा है खड़ी बोली का परिनिष्ठित इसमें रूप है। अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य बन सका है। यह कथन किनका है? बताइए। पहले तो आप लोग बताइए साकेत है किनका? बताइए साकेत किनकी रचना है? यह गुप्त जी की रचना है। किनकी है? किनकी रचना है? यह गुप्त जी की रचना है। कब रचित है? यह 1931 में रचित है। कब? 1931 में रचित। कितने इसमें सर्ग हैं? इसमें 12 सर्ग हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। और यह कथन किनका है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य ही बन सका है। किनका यह कथन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है,
दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय जी का है, तीसरा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, या फिर चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा जी का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किनकी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। किनका यह कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको हरिऔध नाम से भी जाना जाता है, इनकी कृति जो है कौन सी सबसे फेमस कृति है? प्रिय प्रवास है। याद रखिएगा, किनकी कृति है? हरिऔध जी की कृति कौन है? प्रिय प्रवास। भाई किसको हरियाली नहीं पसंद है? हरियाली तो बिल्कुल औषधि का काम करती है। ऐसे ट्रिक से क्या हम लोग याद सकते हैं? प्रिय प्रवास, जहाँ पे हरियाली हरा भरा वहीं पे तो हम लोग आवास प्रवास अपना बनाते हैं, आवास बनाते हैं अच्छा लगे ताकि, या फिर घर बनाकर प्यारा सा एक क्या करते हैं? प्रवास यानी घर बनाते हैं। और उसके अगल बगल क्या करते हैं? हरी हरी घास, हरे हरे पौधा, हरे हरे फूल फूस हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। किनकी है? बार बार आता है। प्रिय प्रवास किनकी रचना है? देखिए बहुत बार आएगा, हरिऔध जी की है। इसमें राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा इसमें बीत है? बताइए। विरहिणी नायिका का, या प्रेयसी का, या समाज सेविका का, या फिर ग्रामीण बाला का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज सेविका का। राधा का रूप कौन वर्णन किए हैं इसमें? समाज सेविका के रूप में वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? हरिऔध जी किए हैं। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसका? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? यही है। बहुत ही सुपर मोस्ट आप लोग इसको लगाइएगा, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह कि प्रिय प्रवास क्या है? यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। याद रखिएगा, स्टार लगाइएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पंक्तियाँ, यह बातें हैं। इसको पूर्व में क्या इसको कहा जाता था? इसका पहले वाला नाम है बजरंगना विलाप। क्या नाम था? पूर्व नाम इसका क्या है? इसका पूर्व नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो पूर्व नाम क्या है इसका? बजरंगना विलाप, बजरंगना विलाप इसका पूर्व नाम है। याद रखिएगा। और यह किस में था? यह संस्कृत में था। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किनको? हरिऔध जी को। कौन कहे हैं? यह कहे हैं गणपति चंद्रगुप्त। कौन कहे हैं? गणपति चंद्रगुप्त। हरिऔध जी को क्या कहे हैं कि यह कौन है? यह आधुनिक काल के सूरदास हैं। कौन है? आधुनिक काल के सूरदास हैं। आधुनिक काल के सूरदास हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सूरदास की रचनाएं जो 3 हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताइए, और दोनों इसको स्टार लगा के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त। देखिए गुप्त जी के बारे में बहुत सारा प्रश्न आएगा। पूरा द्विवेदी जी, ज़्यादातर गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी 2 ही लोग पे हैं, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा इस युग का नाम द्विवेदी काल, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। इन दोनों लोगों में फ़र्क थोड़ा समझ लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन एक नहीं है? यही पूछा है, कौन नहीं है? पंचवटी नहीं है, या सिद्धराज नहीं है, या नहुस नहीं है, या फिर पथिक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा पथिक नहीं है। यह तब इनका नहीं तो है किनका? यह राम नरेश त्रिपाठी जी का है। किनका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का है, त्रिपाठी जी का है। याद रखिएगा। वन मिलन, पथिक, यह सब किनकी रचना है? यह सब राम नरेश त्रिपाठी जी की है। बांग्ला कवि जो माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किए। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखे, और जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा, करबला, यह सब क्या है? मैथिली शरण गुप्त के अन्य खंड काव्य हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलिए इनके बारे में लिख ही लेते हैं। सिद्धराज, पंचवटी, नहुस, और कौन कौन उनके खंड काव्य हैं गुप्त जी के? एक तो है जयद्रथ वध, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
जयद्रथ बौद्ध बार बार देखने पढ़ने लिखने से हम लोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और कौन है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी, भारत भारती है। कौन है, भारत भारती सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और है इनका द्वापर है, द्वापर हो गया। और इनकी एक करबला है, करबला। यह किनकी है सारी, यह सारी गुप्त जी की हैं। याद रखिएगा गुप्त जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। जो बीपीएससी तैयारी 2.0 में आया हुआ प्रश्न है, गुप्त जी को क्या कहा जाता है, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। किनको, इनको गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी के। अब देखिए मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, यह शुद्ध रूप में भी आता है व्याकरण में। और राष्ट्र कवि नाम इनको किसने दिया, ये महात्मा गांधी जी ने दिए। किन्होंने दिए, महात्मा गांधी जी ने दिए। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन माना जाता है। जस्ट मैं भी पढ़ाया हूँ, जस्ट इसके बारे में बताया हूँ, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। पहला महाकाव्य कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट यह रचना है। प्रिय प्रवास है, या फिर यशोधरा है, या फिर साकेत है, या फिर विष्णु प्रिया है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसको माना जाता है, प्रिय प्रवास, मेरा अच्छा घर, पहला वाला अच्छा घर। कोई भी अगर किसी के पास घर नहीं रहता है, वो अपना घर पहली बार बनाता है तो क्या बनाता है, अपने जानने में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाता है। क्या, कैसा बनाता है, प्यारा बनाता है, प्रिय बनाता है अपना घर। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। कौन है, प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार कौन है, औषधि वाले यानी हरियाली वाले कौन है, हरिऔध जी, हरिऔध जी। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यशोधरा क्या है आप लोग जानते हैं, यह महाकाव्य है। यह क्या है, महाकाव्य है यशोधरा। प्रिय विष्णु प्रिया क्या है, यह खंड काव्य है। क्या है, यह खंड काव्य है, याद रखिएगा। साकेत क्या है, यह क्या है, यह भी महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, याद रखिएगा। और यह सब रचनाएं किनकी हैं, साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया, यह सब रचनाएं किनकी हैं, यह सब रचनाएं गुप्त जी की हैं। किनकी हैं, गुप्त जी की। बाकी यह किनके हैं, हरिऔध जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बताइए यह पंक्तियां हैं किनकी, शुक्ल जी की हैं किनकी, शुक्ल जी की। और किनके बारे में है, यानी कौन सी ऐसी रचना है जिसके बारे में बताया गया है कि जितनी श्रम यानी मेहनत से और जितनी सावधानी के साथ इसको संपादित करने में समय लगा, या फिर वो आज तक हिंदी में ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं जिसको लेकर इतना कोई सावधानी बरता हो। वह कौन सा ग्रंथ है पूछा गया है। कभी कभी यह पंक्तियाँ ही दे देता है कि यह पंक्तियाँ हैं किनकी, तो शुक्ल जी की हैं, याद रखिएगा। विनय पत्रिका के बारे में ऐसा कहा गया है, या लाल चंद्रिका के बारे में ऐसा कहा गया है, या फिर बिहारी रत्नाकर जी के बारे में ऐसा कहा गया है, या फिर कबीर ग्रंथावली के बारे में कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन, बिहारी रत्नाकर के बारे में कहा गया है। कौन सी रचना है वह बिहारी रत्नाकर है, याद रखिएगा। यह रचना है किनकी, बिहारी रत्नाकर। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किनकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह कृति है, याद रखिएगा। बाकी लाल चंद्रिका तो आप लोग जानते हैं किनकी कृति है, लाल चंद्रिका। लाल से हो गए, यहाँ पे लाल है तो ऐसा ऐसा कोई नाम बताइए जिसमें 5 ल हो। कौन हो जाएगा, लल्लू लाल। कौन हो जाएंगे, लल्लू लाल, याद रखिएगा। इनकी यह कृति है। कबीर ग्रंथावली के बारे में बता दे रहा हूँ, यह श्याम सुंदर दास जी की है। किनकी है, श्याम सुंदर दास जी की है, श्याम सुंदर दास। बाकी विनय पत्रिका के बारे में तो आप लोग जानते हैं, वहीं पुराने जाने माने पहचाने सबसे प्यारे तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है, द्विवेदी जी ही हैं। यह कथन है किनका, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में इतना चढ़ा बढ़ाकर कहने वाले कौन हैं, बताइए। डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर एचपीडी जी हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जाने माने वहीं मेरे प्यारे शुक्ल जी। कौन हो जाएंगे, शुक्ल जी। शुक्ल जी ही कहे हैं किनके बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहे हैं कि इनकी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई और किसी में नहीं है। किस काल में, द्विवेदी काल में। कौन कहें, शुक्ल जी कहें।
हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के सारे ग्रंथों को, सारे रचनाओं को हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं। इनकी कौन कौन रचना है। एक इनकी रचना है देवी स्तुति शतक, देवी स्तुति शतक। अभी तो ठाकुर जी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ये सब पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे द्विवेदी जी की भी एक रचना है। दूसरी इनकी रचना है नैषध चरित्र चर्चा। कौन है? नैषध चरित्र चर्चा, याद रखिएगा। और इनकी एक रचना है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की भी नाट्यशास्त्र है, वो नाट्यशास्त्र यह नहीं है, यह 1912 ईस्वी में रचित है। कौन सी है? नाट्यशास्त्र है। कब यह रचित है? यह 1912 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा इसको। एक इनकी रचना है संपत्ति सार। कौन है? संपत्ति शास्त्र है। कौन सी रचना है? संपत्ति शास्त्र है। और इनकी एक रचना है रसज्ञ रंजन। कौन सी एक रचना है? रसज्ञ रंजन भी है इनकी रचना, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या नाम दिए। और इनकी एक और रचना है वाग्विलास। और इनकी लास्ट रचना कौन है? विचार विमर्श। ये रचनाएं किनकी हैं? ये रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। हम लोगों ने द्विवेदी जी को पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। अगला प्रश्न है श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन गलत है यानी असंगत है। पहला है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। क्या यह श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में गलत है, या फिर जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्मबलिदान पर आधारित महाकाव्य है? यह क्या गलत है? या फिर तीसरा कि उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया? क्या यह गलत है? या फिर चौथा ऑप्शन उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विचार मर्यादावादी हैं। बताइए किनके बारे में? श्याम नारायण पांडे के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? यही एक गलत है। यह क्या है? यह गलत बात है, क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए इतिहास युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है जौहर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की क्या है? यह रचनाएं हैं, बिल्कुल यह भी सही बात है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य, अब आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं लोमहर्षक आत्मबलिदान के बारे में जब बता रहे हैं तो वीर काव्य तो होगा ही इनके बारे में, बिल्कुल सही बात है। और खड़ी बोली में है, बिल्कुल यह भी सही बात है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। इनकी रचना कौन कौन सी है हम लोग देख लेते हैं। श्याम नारायण पांडे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बहुत सारे हैं, जैसे हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान। यह किनकी हैं? या श्याम नारायण पांडे की हैं। किनकी हैं? कौन कौन है? एक तो हल्दी घाटी, यह आया हुआ प्रश्न है कि हल्दी घाटी किनकी रचना है। श्याम नारायण पांडे बीपीएससी टीआरई में आया हुआ यह प्रश्न है। और एक इनकी रचना है जौहर। कौन एक रचना है? जौहर। और कौन इनकी रचना है? इनकी यहाँ पे देखिए बताया गया है, अभी हल्दी घाटी के बारे में बताया गया है, जौहर के बारे में बताया गया है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। और इनकी एक रचना है तुमुल। कौन सी है? तुमुल। इनकी एक अगली रचना है रूपांतर। कौन है? रूपांतर। और एक रचना इनकी आरती, आरती की जय हनुमान लला की, यानी कि जय हनुमान भी इनकी एक रचना है, जय हनुमान। याद रखिएगा ये सारी रचनाएं किनकी हैं? श्याम नारायण पांडे जी की हैं। अगला प्रश्न है कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं है, यानी कौन सी एक प्रवृत्ति जो द्विवेदी काल की नहीं है, वहीं पूछा गया है। पहला है प्रबंध, मुक्तक एवं प्रगीत प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन है, बिल्कुल सही बात है। प्रबंध बिल्कुल लिखा गया है, मुक्तक बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि द्विवेदी काल जानते हैं आप लोग दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों हम इसको विभाजित कर सकते हैं? इसको हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसको? द्विवेदी काल को। एक तो है मुक्तक यानी स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि मानते हैं। और एक हैं द्विवेदी मंडल के कवि। तो द्विवेदी मंडल में कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं।
और रामचरित उपाध्याय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं और लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। चलिए मैं एक पे बता दे रहा हूँ, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। प्रमुख कवि यह कितने भागों में विभाजित है? ये 2 भागों में विभाजित है द्विवेदी युग। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? द्विवेदी मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवेदी मंडल। इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है कि अनुशासन धारा। अनुशासन धारा। और जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको स्वच्छंद धारा कहते हैं, या फिर इसी को द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी के मंडल के बाहर के कवि। बाहर के कवि भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसी को स्वच्छंद काव्य धारा या फिर स्वच्छंद कह सकते हैं। स्व आधा च रहेगा, स्वच्छंद कवि कह सकते हैं। तो कौन कौन है द्विवेदी मंडल के कवि? कौन कौन माने जाते हैं? एक तो हरिऔध जी माने जाते हैं। कौन? अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध, उपनाम क्या है? हरिऔध है। एक तो ये हो जाएंगे। दूसरे कौन है? रामचरित उपाध्याय जी हैं। कौन है? रामचरित उपाध्याय जी हैं। तीसरे कौन है? तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे? सियाराम शरण गुप्त जी हैं। कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी। लास्ट कौन है? लोचन प्रसाद गुप्त जी पांडे। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। ये लोग क्या हैं? द्विवेदी मंडल के कवि हैं, अर्थात अनुशासन में रहकर राज काव्य की रचना की है। और जो अपने मन से किए हैं स्वच्छंद कवि हैं, जो द्विवेदी मंडल के बाहर कवि हैं, वो कौन कौन है? एक तो श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है? श्रीधर पाठक जी। और दूसरे कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिसको अभी हम लोग पथिक पढ़ रहे थे। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और कौन है? एक है मुकुटधर पांडे हैं। कौन है? मुकुटधर पांडे। और कौन है? और हो जाएंगे लाला भगवान दीन। कई बार प्रश्न पूछा गया दीन नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो कौन है? लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन, दीन नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और कौन है? रूप नारायण पांडे। और कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा, जिनका उपनाम क्या है? शंकर। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि शंकर नाम से कौन प्रसिद्ध है। कौन है? नाथूराम शर्मा जी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है? बिल्कुल सही बात है। सभी काव्य रूपों का वर्णन है, स्वच्छंद और बद्ध दोनों रूपों का वर्णन, बिल्कुल सही बात है। हास्य व्यंग कविता की प्रचुरता नहीं है, बात गलत है। इसमें हास्य व्यंग की प्रचुरता नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली, बिल्कुल सही बात है। आधिकारिक प्रयोग है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, ये तो भाई सभी में है। और भी बहुत सारी विशेषताएं द्विवेदी युग की हैं, जैसे कि मैं बताया हूँ कि प्रबंध और मुक्तक प्रवृत्ति सब हैं। आदर्शवादिता, नैतिकता, बल है। मानव प्रेम और प्रकृति का चित्रण है, जस्ट मैं अभी पीछे बताया ही हूँ। तो इसमें कौन इसकी नहीं है? हास्य इसमें नहीं है। इसमें क्या है? हास्य नहीं है। और उसमें व्यंग दिया गया है, हास्य रूपी व्यंग या नहीं है। तो कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन कौन यहाँ पे लक्षित नहीं है, नहीं पूछा है, तो कौन हो जाएगा? बी वाला। कौन हो जाएगा? बी वाला, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे उनकी कृतियों के बारे में पूछा है। कौन कृतियों के बारे में एक गलत है? पहला है उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हुई। बिल्कुल सही बात है। साकेत का पूर्व नाम क्या है? उर्मिला उत्ताप है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ यानी रचनाएं। बिल्कुल सही बात। उर्मिला किनकी है? इनकी है, गुप्त जी की। यशोधरा किनकी है? इन्हीं की है। विष्णुप्रिया किनकी है? गुप्त जी की है। बिल्कुल सही बात है। चौथा है भारत भारती में शुरू से लेकर अंत तक भारत का ही गौरवगान है। नहीं, यह बात गलत है। शुरू से अंत तक क्या इसमें भारत का ही गौरवगान है? नहीं, इसमें पूरा दे दिया इसलिए नहीं है, क्योंकि भारत भारती में कई सामाजिक आयामों पर विचार करने की को विवश करती हैं।
क्यों? क्योंकि यह ग्रंथ 3 भागों में बटा है। पहला जो भाग है उसका नाम है अतीत खंड, जिसमें वर्तमान खंड और भविष्य खंड 2 और भी हैं। कौन कौन है इसमें? 3 भाग पहले तो है, एक है अतीत खंड, एक है वर्तमान खंड और एक है भविष्य खंड। अतीत खंड में क्या है? भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। और दूसरी जो वर्तमान है उसमें भारत की दरिद्रीय नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी मतभेद से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा का दर्शाता है। और यहाँ पे क्या दिया कि शुरू से अंत तक बस भारत का गौरवगान ही नहीं, मध्य वाला में क्या है उसमें बताया गया है कि वर्तमान जो खंड है उसमें बताया गया है कि भारत में कितनी दरिद्री है, कितनी अनैतिकता है, अव्यवस्था कितनी है, आपसी मतभेद कितने हैं, उस समय को बताया गया है। और जो भविष्य खंड है उसमें बताया गया है कि जो समस्या हमारे वर्तमान चले उसको निराकरण कैसे किया जाए, लोगों को उसके लिए प्रेरित कैसे किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है? भारत भारतीय 3 भाग में है। कितने खंड है? 3 खंड में है, वर्तमान, भविष्य और एक कौन है? अतीत खंड। 3 में बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पे बस एक ही दिया है, गौरवगान नहीं, बल्कि तीनों तरह का दिया। इस तरह से यह गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है पंचवटी के कथानक शूर्पणखा और प्रसंग पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। पंचवटी में क्या शूर्पणखा के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? बताइए। यहाँ पे अभी जस्ट मैं बताया हूँ पंचवटी के बारे में, इसमें शूर्पणखा के बारे में बताया गया। उन्हीं को लेकर खंड काव्य, यानी कि कुछ ही अंश को लेकर लिखना खंड काव्य कहलाता है, और संपूर्ण अंश को लिखना महाकाव्य कहा जाता है या फिर प्रबंध काव्य कहा जाता है। शूर्पणखा ये ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो यकीन की आप लोग जस्ट अभी देखे ही हैं, क्या यह गुप्त जी की है या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की है या फिर अर्जुन जी की है, सॉरी नागार्जुन जी की, या फिर अजय शंकर प्रसाद जी की है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किनकी है यह? आप लोग जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की है। किनकी यह रचना है? गुप्त जी की यह रचना है। कब रचित है पंचवटी? यह 1925 में रचित है। कब है? 1925 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा। खंड काव्य है। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त किया। किसने इन्होंने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहें? महात्मा गांधी ने कहें। और साकेत महाकाव्य कब लिखे इन्होंने? 1931 ईस्वी में लिखे, जिस पर इन्हें मंगला पारितोषिक सम्मान भी दिया गया। और गुप्त जी ने जो आचार्य महावीर प्रसाद हैं वो द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते हैं। कौन? गुप्त जी। किनको मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। और एक पंक्तियाँ भी लिखे हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन है, रचनाएं कौन कौन है? एक तो जयद्रथ वध है, एक भारत भारती है, एक पंचवटी है, एक झंकार है, एक है साकेत, एक है यशोधरा, एक है जय भारत, एक है द्वापर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी। अब आप लोग समझ गए होंगे विशिष्ट कौन है? श्री राम है। कौन? श्री राम, यानी रामानुजाचार्य के बारे में बताया गया है, रामानुज वाले। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवाद और विचारों में गांधीवाद और साहित्य में अभिधावादी। जानते हैं अभिधा? जो बिल्कुल एक ही बात में कह दिया जाए समझ जाया जाए, अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? गुप्त जी के बारे में किसने कहा है? बताइए। या गणपति चंद्र गुप्त जी कहे हैं, या फिर HPD जी कहे हैं, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह कहे हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं? कौन कहे हैं? जो भाई अगर हिंदी साहित्य में कहा जाए कि यह राम है, तो राम के बारे में तुरंत समझ में आ जाता है कि वही राम है जो सीता के पति हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं। यानी कि सीधी सी बात अभिधावादी कर दिया जाए तो कौन भाई कहेंगे? बच्चे समझ जाएं, यानी कि बच्चन सिंह। कौन हो जाएंगे? बच्चन सिंह। ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं। हम लोग गांधी जी के बारे में छोटे बच्चे तुरंत पढ़ते हैं, हाँ गांधी जी हैं, देखें नोट पे, यहाँ देखें, तुरंत बताते हैं गांधी जी के बारे में, यानी उनको विचारों में क्या है, गांधी जी बसे हैं। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं इस प्रश्न को। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह जी का यह कथन है। और गुप्त जी को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का दद्दा कहा जाता है। कौन कहें इनको? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का दद्दा किसने कहे हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और भी बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इनको कुटुम्बिक कवि किसने कहा है कि यह कुटुम्बिक कवि हैं? और इनको राष्ट्र कवि किसने कहा? यह BPSC TRE 2.0 में दिया हुआ प्रश्न है।
और इनको युग कवि किसने कहा? आधुनिक युग का तुलसीदास किसने कहा इनको? सामंजस्य का कवि इनको किसने कहा? मधुप के नाम से जो रचना करते थे वह कौन? माइकल मधुसूदन जी। ये तो मान लीजिए कि बता दूंगा मैं, आगे प्रश्न आएगा बता दूंगा। और इनको युग चरण किसने कहा? खंडकाव्य सम्राट किसने कहा? अंत्यानुप्रास के स्वामी किसने कहा? बताइए सब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे मैं सारे को बिल्कुल डीपली कराता जाऊंगा। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? बताइए, क्या राम नरेश त्रिपाठी जी की है, या फिर राम कुमार वर्मा जी की है, या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रेम करना चाहिए भाई। किसान ही तो उपजा कर आप लोगों को देते हैं दाल चावल चना मटर सब कुछ खाने के लिए। तो क्या हो जाएंगे? सनेही जी। कौन हो जाएंगे? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। कौन हो जाएंगे? सनेही जी। याद रखिएगा इस ट्रिक से आप लोग। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? सनेही जी की है। बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं, जैसे प्रेम पच्चीसी है सनेही जी की, कुसुमांजलि है इन्हीं की, राष्ट्रीय बीड़ा इन्हीं की है, त्रिशूल तरंग इन्हीं की है, करुणा कादम्बिनी इन्हीं की है। और राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में बताया हूँ, पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, यह किनकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। बाकी गुप्त जी के बारे में तो मैं पूरा डिटेल ही बता दिया हूँ कि इनकी कौन कौन रचना है। चलिए यहाँ पे हम लोग इनके बारे में पूरी तरह रचना, गुप्त जी की भाई इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। जो भी बची खुची रचनाएं पीछे मैं नहीं बताया उसको भी बता दे रहा हूँ। पहले इनकी रचना है रंग में भंग। कौन है? एक रंग में भंग। रंग में कब है इनके द्वारा रचित यह रचना? कब है यह रचना? है 1909 में। कब है? 1909 में। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए सन बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रश्न में एग्जाम हाल पूछा गया है कि इनकी रचनाओं का वर्ष क्या है। LT ग्रेड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। रंग में भंग कब है? 1909 में है। जयद्रथ वध इनकी दूसरी रचना है। कौन सा है? जयद्रथ वध। यह किस वर्ष रचित है या फिर प्रकाशित है? यह 1910 में प्रकाशित है। याद रखिएगा बिल्कुल। 9, 10 फिर 12 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। एक इनकी तीसरी रचना है भारत भारती। बिल्कुल मैं क्रमबद्ध आरोही क्रम बता रहा हूँ। तीसरी इनकी रचना है भारत भारती। इम्पॉर्टेंट यह रचना है। कब यह रचित है? यह 1912 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। इनकी अगली रचना है किसान। कौन सी रचना है? किसान। यह कब रचित है? यह 1917 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। अगली रचना इनकी बिकट भट्ट। इतना आप लोग को याद, किसान तक याद रखना है, बाकी न भी याद रहे तो कोई बात नहीं। एक है बिकट भट्ट। कौन है? बिकट भट्ट। यह कब है? 1929 में। और इनकी एक रचना है साकेत। बहुत फेमस, इनकी सबसे फेमस रचना कौन है? साकेत है। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, यह सब इम्पॉर्टेंट है। रंग में भंग सब इम्पॉर्टेंट इनकी है। साकेत कब है? यह 1931 ईस्वी में है। जब साकेत के बारे में पूछे तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह सब कवि रचनाओं के बाद ही में साकेत आएगी। इसके बाद एक रचना इनकी यशोधरा, यह भी इनकी फेमस कृति है। सब सारी इनकी कृतियाँ फेमस है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। यशोधरा कब है? 1932 ईस्वी में है। 31 हो गया था ना, 1932 ईस्वी में है यशोधरा। इसके बाद आ जाता है द्वापर। द्वापर हो जाता है, जय भारत हो जाता है। द्वापर कब है? 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा। इनकी अगली रचना जय भारत है। कौन है? एक रचना जय भारत इनकी अगली रचना है। यह 1952 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। अगली रचना इनकी विष्णु प्रिया है। कौन सी है? विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया है। यह कब है? यह 1957 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। जब विद्रोह प्रारंभ हुआ उस समय यह रचित है। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? यह सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। याद रखिएगा। बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है। इसको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर आप लोग याद रखिएगा। स्टार लगा लीजिएगा, जितना स्टार हो सके आप लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सही है? देखिए जस्ट मैं भी बताएं, जस्ट अभी पिछला वाला ही प्रश्न है। देखिए पिछला वाला एक बार बताइए, देख लीजिए। रंग में भंग कब है? जयद्रथ वध कब है? भारत भारती कब है? किसान कब है? सब कुछ देख लीजिए और बताइए यहाँ पे कौन सही है, बताइए। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं सारी कृतियों के बारे में। भारत इस तरह से हम पहले देखते हैं जय भारत को। जय भारत कब रचित है? बताइए। जस्ट मैं अभी बताया हूँ।
जय भारत है 1952 में। कब बताया हूँ? 1952 ईस्वी में। साकेत को कब बताया हूँ? 1931 ईस्वी में साकेत को बताया हूँ, याद रखिएगा। 1932 में कब बताया हूँ? किसको? 1932 में मैं बताया हूँ यशोधरा को। भारत भारती को कब बताया हूँ? 1952 में। देखिए सही क्रम कौन सा बैठेगा। सबसे पहले आ जाएगा 31 नंबर, अर्थात कौन सा आ जाएगा? नहीं, भारत भारती आ जाएगा ना। भारत भारती 1952। सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। भारत भारती कब है? यह 1912 में है। सॉरी, भारत भारती 1912 में है। 1952 में जय भारत है, ये सही है। ये कब है? 1912 में। कौन? भारत भारती, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम कह रहे थे, कुछ गलत हो गया। भारत भारती पहले है, पहले नंबर पे भारत भारती। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? 12 के बाद 31 आ जाएगा साकेत। साकेत देख रहे हैं दोनों में, यह नहीं है तो कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? बताइए, हितैषी किसका उपनाम है? क्या तुलसीराम शर्मा जी का है, या फिर गोपाल शरण सिंह जी का है, या फिर अनूप शर्मा जी का है, या फिर जगदम्बा प्रसाद का है? इसका सही जवाब हो जाएगा जगदम्बा प्रसाद हितैषी। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी। हितैषी यानी कि किसी की भला करने वाला, और भला करने वाले कौन होती हैं? जगदम्बा मैया हैं। ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1895 में। कब हुआ? 1895 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? मुरादाबाद, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, यूपी। इनका निधन कब हुआ? 1957 में। निधन कब हुआ? 1957 में। इनका उपनाम क्या है? हितैषी है। इनकी रचना कौन कौन सी है? उतना फेमस नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इनकी एक रचना है मातृगीता, दूसरी है कल्लोलिनी, तीसरा है बैकाली दर्शना। एक है बैकाली, एक है दर्शना, 4 इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यहाँ पे सही पूछा है, गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। किसके बारे में? प्रिय प्रवास यानी अच्छा घर, यानी कि घास फूस वाला अच्छा घर, ऑक्सीजन युक्त वाला, यानी कि हरिऔध। हरि से हो जाएगा हरिऔध जी। हरिऔध की यह रचना है, इनके बारे में पूछा गया है। पहला इसमें दिया गया है, इनमें हिंदी का मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल गलत बात है, सीधे सीधे गलत दिख रहा है। दूसरा है, प्रिय प्रवास में खड़ी बोली, बिल्कुल सही बात। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, जस्ट मैं बताया हूँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कौन सा है इसके बारे में? इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तुकांतता नहीं है, यह भी बात सही है। इसमें 27 सर्ग हैं, गलत बात है। कितना सर्ग है प्रिय प्रवास में? 17 सर्ग है। यह कई बार यमारस में और एक और एग्ज़ाम था उसमें दो एग्ज़ाम में देखा हूँ, और कई एग्ज़ाम में भी आया हुआ यह प्रश्न है। तो यह 27 ना होकर 17 सर्ग है, याद रखिएगा। पिछला जस्ट 2024 में यमारस का पेपर हुआ था, उसमें दिया गया था। कौन कितना सर्ग में यह है प्रिय प्रवास? 17 सर्ग में। बहुत फेमस यह रचना है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं। पिछले वाले का इसका सही क्या हो जाएगा? क्योंकि कूट दिया है तो कूट में 2 और 3, यही 2 सही है। किस नंबर पे? 4 नंबर पे 2 और 3, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे जन्म काल के अनुसार कवियों के बारे में पूछ दिया है। मैं जब पहली बार स्टार्ट किया हूँ धीरे धीरे तो दिखाया हूँ कि इनका जन्म कब हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं जो दिया गया प्रश्न है। पहला हम लोग देख लेते हैं, श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ? और सॉरी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का जन्म कब हुआ? 1883 में हुआ। कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। श्रीधर पाठक जी का जन्म कब हुआ? श्रीधर पाठक जी का जन्म 1858 में हुआ। कब हुआ? 1858 ईस्वी में। हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी को देख लेते हैं, जिनकी रचना मिलन, पथिक, यह सब किनकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में। और हरिऔध जी का, जो घास फूस प्रिय प्रवास वाले हैं, कौन हो जाएंगे? हरिऔध जी। हरिऔध जी का जन्म हो जाएगा 1865 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1865 ईस्वी। इस तरह से हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएंगे पाठक जी, उसके बाद कौन आ जाएंगे? हरिऔध जी, यानी कि 2 और 4 किस में है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। पहला है सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं, बिल्कुल सही बात है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, यह भी सही बात है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है, बिल्कुल सही बात है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, यह गलत बात है, यही गलत बात है। यह उर्मिला के बारे में पूछा गया है, उर्मिला जब प्रसंग में पूछा गया है, तो यही एक नहीं है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, यही एक बात गलत है। क्यों? क्योंकि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत है उसके महाकाव्य के 9वें सर्ग में यह बात बताई गई है। किसमें बताई गई है? साकेत महाकाव्य से लिया हुआ यह प्रसंग है, साकेत की यह पंक्तियाँ हैं और जो 9वां इसमें सर्ग है उसी में उर्मिला के बारे में बताया गया है, जो कि यह गलत बात है। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, या फिर रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय वहीं पुराने हरिऔध वाले प्रिय प्रवास वाले हरिऔध जी की है। बताइए किनकी हैं? यह पाठक जी की पंक्तियां हैं। किनकी हैं? पाठक जी की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रीधर पाठक जी की यह रचना है और 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की जो रचना हरमिट थी, जो खड़ी बोली हिंदी का अनुवाद करके किस नाम से किए थे? एकांतवासी योगी नाम से किए थे, उसी से यह अवतरित पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? बताइए। उद्धव शतक नहीं है, या फिर सुंदरी तिलक नहीं है, या रत्नाष्टक नहीं है, या फिर समालोचना दर्श नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक सुंदरी नहीं है। यह मैं एक बार भी आप लोग को नहीं बताया हूँ, जबकि मैं जस्ट इसी पिछले प्रश्न में बताया हूँ। उद्धव शतक इनको बताया हूँ, किनको? रत्नाकर जी की पंक्तियों के बारे में बताया हूँ। रत्नाष्टक भी है, इन्हीं की समालोचना दर्श भी इनकी है, लेकिन सुंदरी तिलक इनकी नहीं है। यह किनकी है? बताइए। सुंदरी तिलक यह घनानंद की कविताओं का क्या है? संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है। अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? रामनरेश त्रिपाठी जी का, या जगदीश चतुर्वेदी जी का, या विद्या निवास मिश्र जी का, या मैथिली शरण गुप्त जी का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग जानते हैं पथिक, मिलन, यह सब किनकी हैं? रामनरेश त्रिपाठी जी का है। क्या है? काव्य संग्रह है। याद रखिएगा। पथिक कब रचे थे? यह 1920 में रचे थे। कब? 1920 में रचे थे। इनकी रचनाओं को आइए हम ट्रिक से आपको याद कराते हैं। एक तो है पथिक, कब है पथिक? यह 1920 ईस्वी में रचे थे। दूसरा इनका मिलन कब रचे थे? 1918 ईस्वी में। तीसरा इनकी रचना कौन है? एक है मानसी, यह इनकी रचना कब है? 1927 में रचे थे। एक है स्वप्न, इसको हम ट्रिक से देखते हैं। मानसी जी सपना देखती हैं, यानी स्वप्न देखती हैं, मैं एक पथिक से मिल रही हूँ। किससे? पथिक से। कहाँ पे मिल रही हूँ? वन में मिल रही हूँ। और कहाँ पे? पथिक मिल रही हूँ, मिलन हो रहा है कहाँ पे? वन में। इस तरह से हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। और इनको स्वप्न पे हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। स्वप्न नामक कृति पे कौन सा पुरस्कार मिला था? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं द्विवेदी काल को आगे फिर बढ़ाऊंगा थोड़ा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अपने साथियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।